स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज का आनंद ले रहे होंगे, डेली क्लासेज को लेकर के पढ़ कर के नोट्स को बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे। और देखिए बेटा, आज तक जो है हमने कहाँ तक पढ़ लिया बेटा। अब हमने जो है डीकम्पोज रिएक्शन तक पढ़ लिया है। सबसे पहले पढ़ा था हमने एलिमेंट। एलिमेंट के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का एक टाइप पढ़ा था केमिकल। केमिकल्स को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या बन जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल्स पढ़े थे। उसके बाद केमिकल इक्वेशन में आई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आया था। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बैलेंस करने के रूल्स पढ़े थे। कुछ के एग्जांपल्स को लेकर सॉल्व भी किया था, मतलब बैलेंसिंग की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा रिएक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। 6 टाइप्स की होती है, उनमें से एक को 7 टाइप्स की रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, रेडॉक्स होती है, जो 2 रिएक्शन का कॉम्बो होती है। उसी तरह से उसके बाद हमने बेटा क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था बेटा डीकम्पोज रिएक्शन, जिसको हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। दोज रिएक्शन विच हैव ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एटम या मेटल, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, और कोई एलिमेंट भी हो सकता है। मेटल डिस्प्लेस्ड मतलब हटा देता है, विस्थापित कर देता है। लो रिएक्टिव एलिमेंट्स किसी कम, मतलब एक मोर रिएक्टिव, एक ज़्यादा क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से स्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, या फिर डिस्प्लेस्ड कर देता है। इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। फर्स्ट क्या है, Fe+CuSO4। ठीक है, इसमें Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है, जो कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, तो इसको यहाँ से हटा देता है और क्या बना लेता है, FeSO4+Cu बना लेता है। सिमिलरली Zn+CuSO4 लोगे तो Zn मोर रिएक्टिव है, ये Cu को यहाँ से हटा देता है और ZnSO4+Cu में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलर Pb मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करता है, PbCl2 को PbCl2 में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर को अपने स्थान से हटा देता है। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। समझ गए। तो इस तरह से बेटा, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को अपने स्थान से क्या डिस्प्लेस्ड कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, व्हेन 2 कंपाउंड्स रिएक्ट्स ईच अदर, जब 2 कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, देन तब दे आर एक्सचेंज द आयन्स एंड, जो क्या करते हैं, एक अपने आयनों को आदान प्रदान कर लेते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड सम न्यू प्रोडक्ट, और कुछ नए प्रोडक्ट बना देते हैं। इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या समझे बेटा, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं और अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, एक दूसरे को आयन क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और नए तत्वों को, मतलब नए उत्पाद प्राप्त होते हैं, नए उत्पाद देते हैं। इसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस साल्ट NaCl हमें प्राप्त हुआ। उसी तरह ZnSO4 की रिएक्शन हमने FeSO4 के साथ करवाई, तो FeSO4 और ZnSO4 इन्होंने अपना प्लेस क्या कर लिया, ये इसकी जगह ट्रांसफ़र हो गया बेटा, और ये इधर ट्रांसफ़र हो गया। इस तरह से ये अपना प्लेस वैल्यू चेंज कर लेते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इधर CuSO4 प्लस Zn की करवाई, तो Cu ने Zn का प्लेस ले लिया और Zn ने Cu का प्लेस ले लिया। उसी प्रकार Zn ने Pb का ले लिया और Pb ने इसका ले लिया। इसी प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। मतलब व्हेन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट्स ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर आयन्स, या फिर कोई भी एटम्स का एक्सचेंज कर लेते हैं, एलिमेंट का एक्सचेंज कर लेते हैं, यही क्या कहलाता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी है रिडक्शन रिएक्शन या फिर हाइड्रेशन रिएक्शन।
जिसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है बेटा इसकी? दोज रिएक्शन हैव सम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का सम एंड आउट ऑक्सीजन, मतलब या तो ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन जुड़े, और सम ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी एलिमेंट एंड आउट ऑफ नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट, मतलब या पॉजिटिव वैलेंसी जिसकी संयोजकता कितनी हो, पॉजिटिव हो, प्लस की हो, वो जुड़ जाए, या फिर आउट नेगेटिव वैलेंसी, मतलब जो नेगेटिव वैलेंसी ऋणात्मक संयोजकता वाला जो एलिमेंट है वो बाहर निकल जाए, तो इट्स कॉल्ड हाइड्रेशन या रिडक्शन रिएक्शन। तो इसे ही हम हाइड्रेशन या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, CuO प्लस H2, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आउट निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया Cu प्लस H2O। कौन सी रिएक्शन बेटा? रिडक्शन। H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन जुड़ रहा है लेकिन नेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। इधर देखो बेटा, N2 प्लस 3H2, हाइड्रोजन सम हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन या फिर हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, पॉजिटिव तत्व जुड़ता है या फिर नेगेटिव तत्व, जो नेगेटिव वैलेंसी वाला तत्व होता है संयोजकता वाला, वो बाहर निकलता है, वो क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है हमारी, वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या जिसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए बेटा, दोज रिएक्शंस हैव सम ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड आउट हाइड्रोजन H2, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तो जुड़े और हाइड्रोजन बाहर निकले, और सम ऑफ नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट, मतलब जो ऋणात्मक संयोजकता वाला कोई भी तत्व है वो क्या हो? जुड़ जाए, एंड आउट पॉजिटिव वैलेंसी एलिमेंट, और पॉजिटिव वैलेंसी वाला जो धनात्मक संयोजकता वाला तत्व है वो बाहर निकले, इसे इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसे ही हम उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर धनात्मक संयोजकता वाला तत्व जुड़े, हाइड्रोजन निकले या फिर धनात्मक संयोजकता वाला तत्व बाहर निकले, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया उसको कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, से Cu प्लस O2 जुड़ के क्या बना? CuO, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हो गया। इसी प्रकार 4Na प्लस O2, तो ऑक्सीजन यहाँ भी ऐड हो गया। Pb प्लस Cl2 करोगे तो क्लोरीन क्या है? नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट है, इसमें ऐड हो गया। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं बेटा? कि कोई भी नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट जुड़ता है या O2 जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है या पॉजिटिव वैलेंसी एलिमेंट बाहर निकलता है, तो उसे ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन होती है इन 6 के अलावा, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया हम हिंदी में कहते हैं। दोज रिएक्शन मतलब वह अभिक्रिया विच हैव रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैव टुगेदर, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ संपन्न होती हैं, उसे हम इट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन दोनों एक साथ होता है, वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे ZnO प्लस CO, देखो इधर Zn पॉजिटिव वैलेंसी एलिमेंट है, बाहर निकल रहा है, और CO जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या है? इसका तो क्या हुआ है बेटा? हाइड्रेशन हुआ है, और ये कार्बन जो ऑक्सीजन है उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली इधर देखोगे तो Cu बाहर निकला है, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट का क्या हुआ है? इसका हुआ है बेटा, क्या हुआ है हमारा? हाइड्रेशन, और इसका क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली ये सारे MnO2 4HCl, तो MnCl2 हो गया, 2H2O Cl2, PbO प्लस इधर Pb का हाइड्रेशन हो गया और CO2 का ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब इन विच रिएक्शंस हैव रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर टुगेदर, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होती हैं, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब सारी की सारी रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारे 2 टॉपिक और बचे बेटा, एक तो कोरेशन और एक ट्रांसिडिटी, मतलब संक्षारण और विकृत गंध्यता, ये बचे, इनको पढ़ते हैं। जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कोरेशन या संक्षारण।
क्या होता है संक्षारण, देखिए बेटा, व्हेन ए आयरन मेड थिंग्स आर टच एयर वाटर एंड एसिड्स, मतलब जो लोहे से बनी चीज़ें होती हैं वो हवा के, पानी के और अम्ल के संपर्क में आ जाती हैं, देयर हैव ब्राउन कलर्ड लेयर ऑन इट, तो उन पर एक भूरे रंग की परत छड़ जाती है, ठीक है। इट्स कॉल्ड रस्ट ऑन आयरन, उसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है बेटा। मतलब जो लोहे से बनी वस्तुएं किसी पानी के, हवा के या अम्लों के संपर्क में आ जाती हैं तो उन पर क्या है, एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ब्राउन कलर की, उसे ही हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, रस्ट या रस्ट कहते हैं, या फिर कोरेशन ऑन, या फिर लोहे का संक्षारित होना, कोरेटेड होना, इस तरह की लैंग्वेज में यूज करते हैं। देखो बेटा, एनी अदर मेटल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरेशन, अलग अलग तरह के मेटल्स पर डिफरेंट टाइप्स की जंग लगती है, ठीक है। सच एज, जैसे कॉपर एंड सिल्वर हैव ग्रीन कलर्ड कोरेशन, कॉपर जो तांबा होता है, सिल्वर जो चांदी होती है, उस पर जो है ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तांबे पे और चांदी पर जंग लगना कहते हैं। समझ गए बेटा? तो क्या समझे, लोहे की वस्तुएं या फिर लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और चांदी और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, या रस्ट ऑन आयरन, रस्ट ऑन कॉपर या रस्ट ऑन सिल्वर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट कोरेशन आर मैनी टाइप्स, कोरेशन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ठीक है ना, किसी के मतलब डिफरेंट मेटल पर अलग अलग तरह का ये होता है, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस आर कॉल्ड कोरेशन, और ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, कोरेशन, संक्षारण के अंदर आता है। अब देखो बेटा, आयरन जब वाटर के टच में आता है तो क्या रिएक्ट होती है, देखिए जैसे आयरन होता है हमारा Fe, जब ये टच में आया किसके, H2O के, तो ये रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है, और इसमें से जो वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, कितने होते हैं बेटा, बहुत सारे वाटर क्रिस्टल्स होते हैं। तो इस तरह से लोहा जब है वाटर के संपर्क में आ जाता है तो क्या है, वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर लोहे की ब्राउन कलर, भूरे कलर की परत चढ़ जाती है, इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। अब इसे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में अभी पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, मेथड्स ऑफ सेविंग बाय कोरेशन, मतलब जंग संक्षारण से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हो। संक्षारण से बचने के उपाय, पेंटिंग, मतलब पेंटिंग करके उस चीज़ को पेंट कर दोगे तो पेंट करने के बाद वो हमें क्या है, उसके हम सेविंग कर सकते हैं, जंग से उसको बचा सकते हैं। ऑयलिंग, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके टायर्स के बीच जो रिफ्लेक्सिबल वो घूमती हैं, टर्न होती रहती हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना है बेटा, उससे बचने के लिए उनको हम ऑयलिंग कर सकते हैं। ग्रेस भी लगाते हैं। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण भी किया जाता है। यूज लेयर ऑफ जेड की लेयर भी चढ़ाई जा सकती है। और एनोडाइजेशन, एनोडीकरण के द्वारा भी हम किसी भी मेटल को, किसी भी वस्तु को, थिंग्स को, कार को, जो भी चीज़ है उसको हम, जो ख़राब होने वाली है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। किससे, कोरेशन से, जंग से बचा सकते हैं। सो वी यूज पेंटिंग एंड अदर मेथड्स फॉर सेविंग आवर कार्स, ब्रिजेज, शिप्स, मेटल एंड अदर थिंग्स। इसीलिए हम काम यूज करते हैं, पेंटिंग करते हैं और अदर मेथड्स का यूज करते हैं। किस लिए बेटा, सेविंग आवर कार्स, हमारी कारों को बचाने के लिए, ब्रिज, पुलों को बचाने के लिए, शिप, जहाज़ों को, धातु और भी कई सारी चीज़ें उनको बचाने के लिए हम क्या है, इन चीज़ों का, इन अलग अलग तरह के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, विकृत गंधता, उसको देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी या फिर बोलेंगे विकृत गंधता। इसको क्या कहते हैं, व्हेन वी लीव ऑयल मेड थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम इन एयर, मतलब जब हम लंबे समय तक जो ऑयल मेड वस्तुएं होती हैं, तेल से बनी हुई वस्तुएं, तेलीय वस्तुएं या वसा युक्त वस्तुएं जिनको हम कह सकते हैं, फैट वाली वस्तुएं, उनको बहुत समय तक छोड़ देते हैं हवा में। व्हेन देयर टेस्ट एंड स्मेल आर चेंज, तो उनका टेस्ट जो होता है, स्वाद और स्मेल और जो गंध होती है वो चेंज हो जाती है। दोज
और एंड दोज कवर्ड बाय वाइट फंगस, और वो जो है वो क्या है, वाइट फंगस, सफ़ेद जो फफूंद होता है उससे ढक जाते हैं, फंगस की लेयर आ जाती है उनके ऊपर। इट्स कॉल्ड रैंसिडिटी, इसे ही हम रैंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब जब तेल से बनी या वसायुक्त वस्तुएं हवा के संपर्क में बहुत समय तक रख दी जाती हैं तो उनका स्वाद और गंध खराब हो जाती है, स्वाद और गंध बदल जाती है और उन पर एक सफ़ेद रंग की लेयर चढ़ जाती है। उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, रैंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता कहते हैं। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने गलती से सिल्वर पर ग्रीन लेयर्स बता दी है, उस पर क्या है, ब्लैक कलर की परत चढ़ती है। क्या चढ़ती है बेटा, ब्लैक कलर का कोरेशन उस पर होता है, ठीक है ना। इसको चेंज कर लेना, सिल्वर पर कौन से कलर का कोरेशन होता है, ब्लैक कलर का। ओके चलो देखो, हाउ टू सेव बाय रैंसिडिटी, किस तरह हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं। विकृत गंधिता से बचने के उपाय, यूज एयर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादातर ऐसे बर्तनों का यूज करें जहाँ पर क्या हो बेटा, हवा का फ्लो नहीं हो, मतलब जहाँ हवा अंदर नहीं जा सके, ऐसे प्रोडक्ट का हमें यूज करना चाहिए। पुट फूड आइटम्स इन कूल प्लेसेस, जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको ठंडे स्थानों पर रखा जाना चाहिए, जैसे सच एज फ्रीज, जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, पैक्ड थिंग्स, जो पैक किए हुए पैकेट्स होते हैं, थिंग्स होती है, उनमें हैव यूज नाइट्रोजन गैसेज, इसीलिए उनमें बेटा कौन सी गैस उनमें कौन सी गैस यूज की जाती है, इसीलिए उनमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन होता है वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन एयर होता है और एयर के संपर्क में आते ही वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उनको बचाए रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती है। बट जो ऑयल मेड थिंग्स होती हैं उनको जब पैकेट के अंदर बंद किया जाता है और यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो अपना ऑयल जो तेल होता है वो छोड़ देते हैं और तो उनका स्वाद क्या है, जो गंध होती है, स्वाद होता है, वो ख़राब हो जाता है। और यदि हम ऐसे भोजन को अपने मतलब ग्रहण कर लेते, खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग वगैरह इस तरह की समस्या हमें देखने को मिल जाती है। कई तरह की बीमारियों का ये समस्या हो जाती है। इसीलिए हमें अपने फूड को कवर करके और कोल्ड प्लेस में ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। समझ गए। तो इस तरह से बेटा चैप्टर फर्स्ट हमारा होता है कंप्लीट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप ये सारे वीडियो देखोगे, 3 वीडियोस में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की वीडियो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, वहाँ जा कर के मैथमेटिक्स की वीडियो देख सकते हो बेटा। बेसिक मैथमेटिक्स, जिसकी मैथ्स नीचे से जड़ से कमज़ोर है, बेसिक से कमज़ोर है, उसको बेसिक मैथ्स सीखना है, वो बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देख लेगा और वहाँ से अपनी बेसिक मैथ्स को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा बेसिक मैथ्स की वीडियोस कुछ दिन से अपलोड नहीं हो रही हैं, वो भी 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाएंगी। ठीक है बेटा, इसलिए वहाँ जा कर के मैथ्स की और बेसिक मैथ्स की वीडियोस देखें और साथ ही साथ साइंस को कंटिन्यू पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। और जो वीडियोस है उसको एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार उसको रिपीट करें, बार बार देखें। इस तरह से आप अपना जो 10th क्लास का बेसिक है, जो भी क्लासेज है, जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। यदि किसी बच्चे को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। यदि जो सॉल्यूशन होगा तो पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है बेटा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को देखें, समझें और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से इसके बाद सभी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को बताओगे कि लर्निंग एजुकेशन हब के ऊपर 10th क्लास का मैथ्स और साइंस का फ्री क्लासेज चल रही हैं, जो सभी के लिए फ्री हैं। कोई भी स्टूडेंट यदि फीस नहीं दे सकता हो, इस तरह की चीज़ नहीं कर सकता हो, तो वो जा कर के लर्निंग एजुकेशन हब को ज्वाइन करेगा और डेली क्लासेज का आनंद लेगा और अपना अच्छी परसेंटेज 10th के अंदर गेन करेगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय।